नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यौन कार्यों को काम के रूप में पहचानने से संबंधित एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की। फिर हम चर्चा करेंगे अंबेडकर और बौद्ध धर्म व कोरोना वायरस के उद्भव के प्रश्न से। फिर हम नवीन आईटी नियमों पर सरकार के मत से संबंधित आलेख को देखेंगे। तत्पश्चात भारत और पाकिस्तान के मध्य एलओसी समझौते से संबंधित आलेख को देखेंगे। इस सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में सामाजिक मुद्दों और गवर्नेंस से है। यह केंद्रित है सेक्स वर्क यानी यौन कार्यों को काम के रूप में पहचानने के वाद विवाद से। 2020 और 2021 का काल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के प्रभाव के काल के रूप में देखा जा सकता है, जिसका लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार द्वारा भी कोरोना वायरस से राहत के संदर्भ में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत सरकार द्वारा अनेक वर्गों को राहत देने के लिए विविध प्रकार के पैकेजेस की भी घोषणा की गई है। हालांकि चूंकि भारत में सेक्स वर्कर्स के कार्यों को पहचाना ही नहीं जाता है, अतः उनको सरकारी सहायता भी नहीं मिल पाई है, जिससे उनका शोषण बढ़ गया है। जब हम बात करते हैं सेक्स वर्कर्स की, तो इसके तहत ऐसी महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल किया जाता है जो यौन सेवाओं के बदले में पैसा या सामान प्राप्त करते हैं और जो स्वेच्छा से उन गतिविधियों को आय पैदा करने के रूप में परिभाषित करते हैं, भले ही वे सेक्स वर्क को अपना पेशा ना मानते हों। यदि हम भारत में वेश्यावृत्ति की बात करें, तो भारतीय समाज में यह एक पुरानी प्रवृत्ति के रूप में व्याप्त है और किसी भी व्यक्ति आदि के द्वारा इस पेशे के अस्तित्व में आने की अनुमानित तारीख का पता नहीं लगाया जा सकता है। यदि हम भारत में वेश्यावृत्ति की कानूनी स्थिति के बारे में बात करें, तो वेश्यावृत्ति को अभी भी विशिष्ट कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके तहत ना तो यह अवैध है और ना ही यह कानूनी है। यदि हम स्वतंत्रता के पश्चात इसकी कानूनी स्थिति के बारे में बात करें, तो भारत में वेश्यावृत्ति से संबंधित वर्तमान कानूनों में जो पहला कानून अस्तित्व में आया वह 1956 का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम महत्वपूर्ण था, जो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है। बाद में इसे संशोधित किया गया और 1986 में एक नवीन अधिनियम अपनाया गया, जिसे हम अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के नाम से जानते हैं। मूल रूप से यह कानून एक यौन कर्मी को सार्वजनिक स्थान के 200 गज के भीतर अपनी गतिविधियों को करने के लिए मना करता है, ताकि उस जगह पर कुछ भी ऐसा ना किया जाए जहां आम जनता रहती है। लेकिन साथ ही इन यौन कर्मियों को श्रम कानूनों के तहत किसी भी अन्य प्रकार का अधिकार नहीं मिलता है, जो काफी चिंता का विषय है। वस्तुतः इस प्रकार के कानूनों का मकसद समाज में सेक्स वर्क को एक गलत तरीके से प्रस्तुत करना था, ताकि धीरे धीरे इसे अपराध घोषित कर दिया जाए और अंततः इसे समाप्त कर दिया जाए। लेकिन लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक इसको समाप्त नहीं किया जा सका है, जिससे इसके विनियमित किए जाने की बात समय समय पर उठती रहती है। इस कानून के अनुसार वेश्याएं अपना व्यापार निजी तौर पर तो कर सकती हैं, लेकिन कानूनी रूप से वे ग्राहकों को सार्वजनिक रूप से मांग नहीं सकती हैं और इसके माध्यम से संगठित वेश्यावृत्ति जैसे कि वेश्यालय आदि को भी अवैध घोषित किया गया है। साथ ही साथ इसको इस तरीके से प्रावधानित किया गया है कि जब तक यह व्यक्तिगत और स्वेच्छा से किया जाता है, तब तक एक महिला भौतिक लाभ के बदले में अपने शरीर के गुणों का उपयोग कर सकती है, लेकिन इसमें पुरुषों और साथ ही साथ ट्रांसजेंडरों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के प्रावधान को नहीं किया गया है, जो एक प्रकार से भेदभाव को भी दर्शाता है।
यदि हम इन सभी पहलुओं पर गौर करें तो हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में ना तो वेश्यावृत्ति को पूरी तरीके से अवैध बनाया गया है और ना ही इसे पूरी तरीके से कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे इसमें हम एक प्रकार की अस्पष्टता और साथ ही साथ विरोधाभास की स्थिति को भी देखते हैं। समय समय पर इसके माध्यम से पारंपरिक विचारों को भी बढ़ावा दिया जाता रहा है, जिसके तहत सेक्स कार्य को नैतिकता के दृष्टिकोण से देखा जाता है और इसे गलत मानते हुए इसे समाप्त किए जाने पर बल दिया जाता रहा है। साथ ही साथ इसमें संलग्न महिलाओं को भी दयनीय दृष्टिकोण से देखा जाता है और उन्हें इन कार्यों से बचाने के लिए और अंततः पुनर्वासित किए जाने पर बल दिया जाता है। हालांकि समय समय पर जो विविध सर्वे किए गए हैं वो इस बात को सामने लाते हैं कि किस प्रकार से इस पेशे में अनेक महिलाएं अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य को करती हैं और उनके द्वारा विविध प्रकार के अधिकारों की मांग भी की जाती रही है। क्योंकि यह अधिनियम सेक्स वर्क को ही अपराधीकृत किए जाने के संदर्भ में कार्य करता रहा है, इससे भारत में सेक्स वर्क वास्तव में अंडरग्राउंड होकर कार्य करने को विवश हुआ है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं उभर कर आ जाती हैं। इन समस्याओं में कार्यरत सेक्स वर्कर्स को समय समय पर हिंसा, भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है और यह अधिनियम महिलाओं को उनके शरीर पर अधिकार को भी मान्यता नहीं देता है। साथ ही साथ इसके माध्यम से राज्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए चयन के संदर्भ में भी हस्तक्षेप करता है, जो एक प्रकार से निजता और मूल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ हमें इसमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से अनेक महिलाएं अपनी इच्छा से इस कार्य को करती हैं और इसे वह एक कार्य मानकर इसमें संलग्न रहती हैं, तो हमें इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ ऐसे सुधार लाने होंगे जिसके तहत इस कार्य को एक प्रकार से विनियमित किया जा सके और साथ ही साथ इसमें होने वाली शोषण की प्रवृत्तियों को भी रोके जाने के संदर्भ में प्रयासों को किया जा सके। इसके तहत हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार हमने 1956 और 1986 के अधिनियम के माध्यम से जो छापा बचाव पुनर्वास मॉडल को अपनाया है, जिसके तहत हम समय समय पर रेड मारकर उसमें जो महिलाएं संलग्न होती हैं उनको रेस्क्यू करते हैं और उनको पुनर्वासित करने का जो प्रयास करते हैं वह लगातार विफल होता रहा है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत सुरक्षा गृहों में भी सुधार के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि अनेक बार यह सुरक्षा गृह ही यौन शोषण और दलालों आदि के साथ साठगांठ को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, जिसे रोकने के लिए हमें कार्य करना होगा। सरकारों को समय समय पर इसके लिए वित्तीय प्रतिबद्धता भी दर्शानी होगी और इसको रोके जाने के संदर्भ में अंतर मंत्रालयी समन्वय को भी बढ़ावा देना होगा। हमें इसको जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने की भी आवश्यकता है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर आदि के अधिकारों पर भी बल दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से सेक्स कार्य को श्रम अधिकारों के दृष्टिकोण से देखे जाने की जरूरत है, जिसमें जस्टिस वर्मा समिति की अनुशंसा के अनुसार इसमें ऐसी महिलाओं में इस आधार पर अंतर किया जाना आवश्यक है जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसमें संलग्न होती हैं और ऐसी महिलाएं जिनको जानबूझकर अथवा अनिच्छा से लाया जाता है, यानी ऐसी महिलाएं जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से उनमें संलग्न हो रही हैं, उनके श्रम अधिकारों की रक्षा किए जाने के लिए कार्य करना होगा और जो अनिच्छा से इसमें लाई जाती हैं उनको पुनर्वासित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जिस तरीके का कार्य किया जाता है उसमें व्यक्तिगत चयन और गरिमा को भी महत्व दिया जाना चाहिए और इसमें जो समय समय पर शोषण और हिंसा की घटनाएं देखी जाती हैं उसको भी निवारित किए जाने के लिए कार्य करना होगा। विशेष रूप से इसके लिए आवश्यक है कि जो कानूनों में विरोधाभास विद्यमान है उसको दूर किया जाए और सेक्स वर्करों को भी मूल अधिकार और श्रम संबंधी अधिकार देने के लिए कार्य करना होगा, तभी इस प्रकार के विरोधाभास को दूर किया जा सकेगा।
इसमें हमें न्यायपालिका के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा, जिसके तहत 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुद्धदेव करमस्कर बनाम बंगाल राज्यवाद में इस मत को प्रस्तुत किया गया था कि सेक्स वर्कर को भी गरिमा के अनुरूप कार्य करने का अधिकार है। तो सरकारों को भी इसके संदर्भ में प्रयास करना होगा और कानूनों में उसी के अनुरूप बदलाव लाकर इसे अधिकार आधारित दृष्टिकोण से परिभाषित करने पर बल देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री और सोसाइटी दोनों से ही है। यह केंद्रित है अंबेडकर और बौद्ध धर्म पर। हाल के वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर महात्मा बुद्ध के प्रभावों को लेकर विविध अध्ययन किए गए हैं, जिसके तहत अनेक विद्वानों द्वारा 1879 में एडविन अर्नाल्ड द्वारा लिखी गई लाइट ऑफ एशिया पुस्तक का भी संदर्भ दिया जाता है। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के माध्यम से बुद्ध की जीवनी और उनके कार्यों विचारों को पश्चिमी जगत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद से ही बहुत सारे विद्वानों के द्वारा बौद्ध धर्म पर रिसर्च को बढ़ावा दिया गया। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उसी काल में अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे थे, अतः लाइट ऑफ एशिया पुस्तक का भी उन पर निश्चित रूप से ही प्रभाव पड़ा। हालांकि विद्वानों के अनुसार अंबेडकर पर लाइट ऑफ एशिया पुस्तक का अप्रत्यक्ष रूप में ही प्रभाव पड़ा था। इसमें कुछ अन्य विद्वानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें 1940 में धर्मानंद कौशाम्बी के द्वारा बुद्ध के जीवन पर गहन रिसर्च की गई और उनके द्वारा बुद्ध के संसार त्याग के कारणों पर भी रिसर्च की गई थी। इसमें उन्होंने इस बात को भी बल दिया कि किस तरीके से जो एडविन अर्नाल्ड ने बुद्ध के संन्यास की व्याख्या 4 महत्वपूर्ण संकेतों के आधार पर की है, वास्तव में इसमें कुछ और महत्वपूर्ण कारक थे जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि एडविन अर्नाल्ड द्वारा इन 4 संकेतकों में बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और संतोष युक्त सन्यासी अथवा साधु पर बल दिया गया था, जिसने आगे चलकर बुद्ध को भी सन्यास ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त किया था। हालांकि 1940 के दशक में धर्मानंद कौशाम्बी ने इसके संदर्भ में एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की और उनके अनुसार बुद्ध ने हिंसा का विरोध करने और अहिंसा पर बल देने के लिए ही सन्यास पर काफी बल दिया था और उनके द्वारा शाक्य और कोलियों के मध्य जल विवाद का भी निस्तारण इस आधार पर किए जाने पर बल दिया गया, क्योंकि शाक्यों का संबंध बुद्ध के पिता से था जबकि कोलियों का संबंध बुद्ध की माता से था। यदि हम बात करें बाबा साहब अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, विद्वान और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक असमानताओं को मिटाने के लिए अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था। चूंकि वे महार जाति में जन्मे थे, जिसे तथाकथित उच्च वर्गों के द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था, इसी के चलते उन्हें आजीवन गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने इस असमानता को निवारित करने के लिए अपने पूरे जीवन संघर्ष किया था। समाज सुधार के आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया और इसके तहत उन्होंने हिंदू धार्मिक परंपराओं का भी अध्ययन किया और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया। उनके अनुसार अस्पृश्यता पूरे हिंदू समाज की गुलामी है, क्योंकि जहां अछूत सवर्ण हिंदुओं के गुलाम हैं, वहीं सवर्ण हिंदू खुद धार्मिक मूर्तियों आदि की गुलामी में रहते हैं और इस प्रकार यदि अछूतों की मुक्ति को आगे बढ़ाया जाए तो यह एक तरीके से हिंदू समाज को मुक्ति की ओर ही ले जाएगा।
इसके लिए उन्होंने आजीवन इस कार्य को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने यह महसूस किया कि हिंदू धर्म अपने तरीकों को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो अंततः उनके द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया, क्योंकि उनके अनुसार बौद्ध धर्म मानवतावाद, समानता और बंधुत्व पर आधारित एक महत्वपूर्ण धर्म था। इसके संदर्भ में उनका कथन था कि मैं अपने जन्म के धर्म को खारिज करते हुए पुनर्जन्म ले रहा हूँ। मैं उस धर्म को त्याग देता हूँ जो एक आदमी और एक आदमी के बीच भेदभाव करता है और जो मुझे हीन मानता है। इस प्रकार से उन्होंने सामाजिक स्तर पर शिक्षा, भौतिक स्तर पर आजीविका के नए साधन, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक संगठन और आध्यात्मिक स्तर पर आत्म पुष्टि और धर्मांतरण के मार्ग के द्वारा अस्पृश्यता को दूर करने का एक समग्र कार्यक्रम बनाया था। यदि हम बात करें कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 1956 में धर्मांतरण क्यों किया गया और उनके द्वारा बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया गया, तो इसके संदर्भ में कई सारे तर्क उनके द्वारा दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह महसूस किया कि धर्मांतर का यह निर्णय उस धर्म को शर्मसार करेगा जिसने समानता और स्वाभिमान से उनको वंचित रखा था। साथ ही साथ यह एक सहिष्णु धर्म के रूप में और एक राजनीतिक इकाई के रूप में हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा के संदर्भ में भी एक खतरे के रूप में कार्य करेगा। इसके संदर्भ में उनका मानना था कि धर्मांतरण और स्वशासन दोनों का ही अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना है और एक रूप में धर्मांतरण भी दलित मुक्ति का ही मार्ग है। अंबेडकर के द्वारा सहानुभूति, समानता और स्वतंत्रता को एक धर्म में व्यक्ति के उत्थान के संदर्भ में आवश्यक 3 कारकों के रूप में पहचाना जो बौद्ध धर्म में मौजूद थे और इसी के चलते उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। यह केंद्रित है कोरोना वायरस के उद्भव के प्रश्न से। हाल के समय में कोरोना वायरस के उद्भव के संदर्भ में अनेक प्रकार की थ्योरी प्रस्तुत की जाती रही हैं। इसमें कोरोना वायरस का प्राकृतिक प्रसार और कोरोना वायरस का लैब से उद्भव होना, ये 2 थ्योरी काफी महत्वपूर्ण हैं। जब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के प्राकृतिक प्रसार की, तो चीन और अन्य विशेषज्ञों द्वारा कोरोना वायरस के उद्भव के संदर्भ में चीन के जानवरों के बाजार से इसके फैलने की बात कही जाती रही है, जिसके तहत जंगली जानवर आदि को खाए जाने की स्थिति में अंततः कोरोना वायरस का प्रसार मनुष्यों में देखा गया। हालांकि हाल में ही कोरोना वायरस के संदर्भ में लैब से इसका उद्भव होने की बात भी कही जाती रही है। इसमें वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब का महत्वपूर्ण स्थान है, जिस लैब में कई साल से सार्स के वायरस पर रिसर्च की जा रही थी। विद्वानों का यह आरोप है कि इसी लैब से आगे चलकर कोरोना वायरस का प्रसार हुआ है और इसमें चीन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि चीन के द्वारा पारदर्शिता के स्थान पर तथ्यों को छुपाया गया और 2019 में जब एक चीनी वैज्ञानिक ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस वायरस के फैलने की खबर को उजागर करने का प्रयास किया, तो उसे भी चीन के द्वारा छिपा लिया गया और अंततः पूरी दुनिया में इसका प्रसार देखा गया। WHO समय समय पर लैब थ्योरी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठाता रहा है। हालांकि खुद WHO की भूमिका पर ही प्रश्न उठाए जाते रहे हैं, जिसको निवारित करने के लिए हमें कार्य करना होगा। अब यह समय आ गया है कि हमें वायरस के उद्भवित होने से संबंधित साक्ष्यों को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए कार्य करना होगा और इसमें बेहतर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को स्थापित करना होगा। विश्व की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जिसमें अमेरिका, चीन और WHO आदि शामिल हैं, उनको मिलकर इसके संदर्भ में कार्य करना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के वायरस का पुनः प्रसार ना हो सके और मानव जाति को दोबारा इसका सामना ना करना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह केंद्रित है नवीन आईटी नियमों पर सरकार के मत पर। 25 मई और उसके बाद से नवीन आईटी नियम 2021 को लागू कर दिया गया है। हालांकि ट्विटर आदि द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि वह वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए कार्य कर रही है।
हालांकि इसके संदर्भ में सरकार का ये तर्क है कि भारत में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित किए जाने के दृष्टिकोण से आईटी नियम 2021 को समझा जाना चाहिए और इसके माध्यम से जो सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता हैं उनको भी निजता के भंग होने की स्थिति में कार्यवाही करने का एक अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ सरकार का कहना है कि इसका निर्माण भारत की संप्रभु सरकार द्वारा किया गया है, अतः सोशल मीडिया कंपनियों आदि को बाध्यकारी रूप से इसका पालन करना चाहिए। साथ ही साथ सरकार ने यह भी दावा किया है कि यदि इन नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जाता है तो आगे चलकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले भारत में 100 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जो भारत को एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में अवस्थित कर सकता है। सरकार द्वारा यह भी कहा जाता रहा है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया कंपनियों और मध्यवर्तियों द्वारा यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है और इसके संदर्भ में सेफ हार्बर प्रावधान भी उन पर लागू नहीं होंगे। जैसा कि हमने इस पर पहले भी चर्चा की है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया मध्यवर्तियों पर पोस्ट किए जाने वाली किसी सामग्री के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का दंगा या अशांति वाली घटना देखी जाती है तो इसका पहला उत्तरदायित्व उस सोशल मीडिया मध्यवर्ती पर नहीं होता है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि यदि कोई सोशल मीडिया मध्यवर्ती किसी प्रकार के कानून या विनियमन को लागू करने में आनाकानी करती है तो आगे चलकर इस प्रकार का सेफ हार्बर प्रावधान उस पर लागू नहीं होगा, जो उसको भी इस पूरे मामले के संदर्भ में आरोपी बना सकता है। हाल के वर्षों में सरकार और आईटी कंपनियों के मध्य जिस प्रकार के वाद विवाद देखे गए हैं उसको निवारित किए जाने के लिए निश्चित ही हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 और पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए एलओसी समझौते से। भारत और पाकिस्तान के मध्य फरवरी 2021 में एक महत्वपूर्ण समझौता देखने को मिला, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी और अन्य सभी क्षेत्रों के साथ 2003 के संघर्ष विराम समझौतों का पालन करने पर सहमत हुए। भारत और पाकिस्तान के मध्य यह जो फरवरी 2021 में समझौता हुआ है वह जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्रों में क्रॉस फायर के उल्लंघन के 5000 से अधिक उदाहरणों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसके तहत यह आशा की जा रही है कि अब जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के निर्णय को सैन्य संचालन के दोनों महानिदेशकों यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच चर्चा के बाद इस पर सहमति जाहिर की गई है। यदि हम बात करें 2003 के युद्ध विराम समझौते की तो 1999 के कारगिल युद्ध के 4 वर्ष पश्चात इस समझौते को किया गया था, जो 2003 से 2006 के काल में एक मील के पत्थर के रूप में सामने आया, क्योंकि इस काल में भारत और पाकिस्तान के जवानों के द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई और 2006 तक नियंत्रण रेखा पर शांति स्थापित किए जाने के क्रम में इसे काफी महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। हालांकि 2006 के बाद से संघर्ष विराम के उल्लंघन बढ़े हैं, जो काफी चिंता का विषय है। 2003 के समझौते के लिए जो फरवरी 2021 में नवीन पुनः प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, उसके संदर्भ में यह आशा की जा रही है कि यह समझौता कश्मीर में जमीनी स्तर पर सुरक्षा स्थिति में सुधार में योगदान देगा और साथ ही साथ इसके माध्यम से जो भारत लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि संघर्ष विराम उल्लंघन के माध्यम से जो घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को कवर प्रदान किया जाता है उसको भी कम कर पाने में सफलता प्राप्त होगी, जिससे सीमा पार घुसपैठ के प्रयासों को कम किया जा सकता है और इसके माध्यम से सीमा पार आतंकवाद पर एक प्रमुख भारतीय मांग को भी पूरा करने में सहायता मिलेगी। जब हम बात करते हैं नियंत्रण रेखा यानी एलओसी की, तो यह है जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत के भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रण भागों के मध्य एक सैन्य नियंत्रण रेखा है।
यह एक ऐसी रेखा है जो कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का गठन नहीं करती है, लेकिन एक वास्तविक रेखा यानी डी फैक्टो लाइन के रूप में कार्य करती है। इसका जो उद्भव है वह 1948 में सीज फायर लाइन से माना जाता है, जो कश्मीर युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी। दोनों देशों के बीच 1972 में जब शिमला समझौता किया गया, तब इसे एलओसी के रूप में जाना जाने लगा था। उल्लेखनीय है कि एलओसी को उत्तरी क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर, जिसे हम पॉइंट NJ 9842 के नाम से जानते हैं, वहीं तक सीमांकित किया गया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। आप इस चित्र में भी इस लाइन ऑफ कंट्रोल को देख सकते हैं, जो लाल रंग के डॉटेड लाइंस के रूप में दिखाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर एक टिप्पणी लिखिए। 15 अंक, 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, सेक्स वर्कर्स के लिए बुनियादी श्रम अधिकारों के गारंटीकृत सेट के साथ साथ सेक्स वर्क को अपराध से मुक्त करने की मांग की जांच करें। 10 अंक, 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप डॉक्टर BR अम्बेडकर का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप अम्बेडकर के द्वारा समाज सुधार और छुआछूत उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे। फिर आप अम्बेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की परिस्थिति और कारणों को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में उनके विचारों का भी उदाहरण देंगे। तत्पश्चात आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष देंगे जो आपके उत्तर को पूर्ण कर देगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत में वेश्यावृत्ति का सामान्य परिचय देंगे और इसके संदर्भ में विद्यमान कानूनों को स्पष्ट करेंगे। फिर आप उन कानूनों के प्रमुख प्रावधान और सीमाओं को बताएंगे और इसके संदर्भ में सेक्स वर्कर्स के लिए बुनियादी श्रम अधिकार और सेक्स वर्क को अपराध मुक्त किए जाने की मांग के संदर्भ में कुछ तर्कों को देंगे। इसमें आप पक्ष और विपक्ष दोनों को ही स्पष्ट करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।